99% बच्चे एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर आप भी एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, और अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका एनडीए और सीडीएस में जाने का सपना पूरा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं। सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज पंकज नागर और आप सभी का स्वागत है 3i लर्निंग पर। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चों से होती है वो ये होती है, यू आर नॉट सीरियस अबाउट दी सीडीएस एग्जामिनेशन। और आप अगर एनडीए की आप तैयारी कर रहे हैं, एफकेट या फिर सीएपीएफ, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना बेटा, आप सीरियस हो जाओ। आप लोग क्या करते हो कि एग्जाम से 1 महीने पहले, आप 3 महीने पहले आप यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस को सर्च मारना स्टार्ट करोगे, लास्ट के 3 महीने में सीडीएस की तैयारी कैसे करें, लास्ट के 1 महीने में रिविजन कैसे करें। मैंने भी ऐसे वीडियो जो यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, बट बेटा मेरी बात मानो, ऐसे तैयारी नहीं होती है। आपको कंटिन्यूसली 6 महीने 1 साल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कम से कम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको डेली घर जाके 3 से 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक देखा है मैंने कि जो ऑफलाइन में हमारे पास बच्चे होते हैं बेटा, उनको जितना हमने क्लास में लिखाया है, जितना हमने उनको क्लास में पढ़ाया है, उन बच्चों से उतना भी रिवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं हो। आप लोगों के अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आप लोगों के अंदर वो आग होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं यार ये एग्जाम हमें निकालना है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है बेटा जज्बा, आग उस एग्जाम को निकालने की। ठीक है, वो आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड मिस्टेक बहुत बच्चे कर देते हैं, एग्जाम को एनालाइज नहीं करते। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो ना, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करो और वहां से आप समझो कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैथमेटिक्स आता है एनडीए के अंदर, इंग्लिश में आती है, जीएस भी आता है, सीडीएस में भी जो है सेम आता है, थोड़ा बहुत बेटा सिलेबस में अंतर है। आप अगर पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि यार एनडीए में या फॉर दैट मैटर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, पिछले 5 साल का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। चीज़ों को स्ट्रेटेजी आपको एक बनाना बहुत जरूरी है ना, उनको स्ट्रेटेजाइज करो, एक स्ट्रेटजी के तहत अपनी आप तैयारी को स्टार्ट करो। बिना उसके कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, पहले तो बेटा सीरियस हो जाओ। दूसरा, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसके पिछले 5 साल के आप पेपर को एनालाइज करो, वहां का एक पैटर्न समझो और उसके बाद अपनी आप तैयारी को स्टार्ट करो। उसके बाद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग को आप लोग अवॉइड कर देते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बस करंट अफेयर के पीछे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये करेंगे ये करेंगे। नहीं बेटा, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है। इसके बहुत फायदे हैं। पहला, आपका इंग्लिश में जो पेपर आता है ना, उसमें जो वोकैब आती है वो न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एसएसबी में आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरा, जीएस के अंदर बेटा यहाँ तक देखा गया है, जब आप एनालाइज करोगे कि जो टॉपिक न्यूज़ में थे ना, उनका अगर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर उनका कुछ ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है और वो न्यूज़ में है ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम के अंदर देखे गए हैं। तो ध्यान रखना, ये बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको ये अवॉइड नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकले। करंट अफेयर ठीक है, आप पढ़ते रहो, करंट अफेयर के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो ना, तो बेटा आपका करंट अफेयर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी, आपकी वोकैब, ये सब कुछ होगा और वहां से आपको जो अवेयरनेस है ना वो आपकी डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, जो आप लोग अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यार, सिलेबस चेक करना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस चेक करो, जिस भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो आप सिलेबस को चेक करो, गो थ्रू करो क्या आ रहा है। ठीक है, एनालाइज करो और न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते रहो, रेगुलर करो, डेली करो, भले ही आप आधा घंटा करो। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप न्यूज़पेपर उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। जो आपकी काम की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें लाइक आपका स्पोर्ट्स, आपका डिफेंस, आपका टेक्नोलॉजी, आपके अवार्ड्स, ठीक है, ये चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे जो मैक्सिमम बच्चों की गलती होती है बेटा, टू मैनी सोर्सेज, यहाँ से भी पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है, ऑनलाइन इसको भी देखना है ना, ऑनलाइन इसको भी देखना है, फ्री में ये सारे टीचर्स जो है कोर्स आ रखे हैं इसको भी देखना है। नहीं यार, जिससे पढ़ रहे हो ना, जिसका आपको समझ में आ रहा है, एक टीचर को आप फॉलो करो, एटलीस्ट एक एग्जाम तक उसको आप फॉलो करो। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि यार इसका पढ़ने के बाद हमारा नहीं हो रहा, या एग्जाम में जो लेवल आ रहा है और जो वो टीचर पढ़ा रहा है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तब आप उसको चेंज कर दो। लेकिन एटलीस्ट
मिनिमम सोर्सेज में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो ज़्यादा सोर्सेज लेके भी कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ तक देखा है कि सीडीएस की जो बच्चे अब तैयारी करते हैं कि सर हमें ज्योग्राफी की एक बुक बता दो, हिस्ट्री की आप एक बुक बता दो, नहीं करना है यार। लिमिटेड पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपका एग्जाम निकल जाए। अब ये आपको बताएगा एक टीचर, ठीक है, उसके लिए आपको एक टीचर की हेल्प चाहिए। तो ये ध्यान रखना, टू मैनी सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, लिमिटेड अपने आप सोर्सेज रखो और लिमिटेड सोर्सेज पे आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, और ये आप एक टीचर की मदद से ही कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है जिसको भी बेटा आप फॉलो कर रहे हो ना, किसी भी एक टीचर को आप फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे को ही करो फॉलो, लेकिन जिसका भी आपको समझ में आ रहा है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, फिर उसी को आप फॉलो करो। इसके बाद अब मैंने ये तक भी देखा है कि बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ भेज दो आप क्लास की, है ना। जितना बेटा हम फ्री बैच हम यूट्यूब पे लेके आ रखे हैं अभी ज्योग्राफी का और मैथ्स का, हर दिन 2-3 बच्चों का एक मैसेज आता है कि सर इस बार पीडीएफ अपलोड नहीं हुई। आप लोग गलती क्या करते हो ना, खुद के नोट्स नहीं बनाते। ध्यान रखो बेटा, खुद के नोट्स बनाया करो, हैंड रिटन नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से पहले रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ होती है ना, देखो उससे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको पता है आपने उनको लिखा है, तो लिखते लिखते आधी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो याद करने का भी सबसे आसान तरीका है कि आप खुद के नोट्स बनाओ, उसमें आपको रिवीजन पे हेल्प मिलेगी, आपको पता है आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ में बुक के थ्रू जो है उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। और ध्यान रखो बेटा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वीक टॉपिक्स पे जो है ध्यान नहीं देते हैं, वो छोड़ देते हैं। मैंने ये तक देखा है कि बच्चे पूरे पूरे सब्जेक्ट को जो है छोड़ देते हैं कि सर हिस्ट्री हमें जो है समझ में नहीं आ रही है, या मैथमेटिक्स में हमें सर ये टॉपिक जो है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं छोड़ना है, अगर वो वीक है उन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता है। अगर आप बेटा पिछले 5 साल के आप पेपर को एनालाइज कर रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कभी उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। मान लो कोई टॉपिक आपका वीक है और उसी साल एग्जाम में वहां से 7 से 8 क्वेश्चन आ गए, तो फिर क्या करोगे। तो ये गलतियां हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। अगर आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक है, वीक आपका सब्जेक्ट है, उस पर ध्यान दो, डेफिनेटली दो। टाइम लगेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप बेटा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है ना, तब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, वहाँ से आपको अपना वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, उसे 1 साल में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वीक टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, इन पे काम करना है, इनको जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होते हैं कि लास्ट तक पढ़ रहे हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। बेटा सारा का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप खुद देखोगे, आप जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इन सबके साथ बेटा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है आप लोगों का, आप रिवीजन कहाँ से करोगे, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, ठीक है। रिवीजन का टाइम आपको बचाना है, ठीक है। इसीलिए पहले क्या है कि अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करो। टारगेट लेके हमेशा आप चला करो कि यार एग्जाम से कम 25 डेज, कम से कम ये टारगेट दिमाग में रखो कि भाई कम से कम 20 दिन या 25 दिन पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद 4 से 5 दिन 10 दिन रिवीजन करो, और उस रिवीजन के बाद बेटा, ठीक है, जैसे मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इग्नोरिंग रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट आधों का तो होता ही नहीं है। मान लो जिनका हो गया वो क्या करेंगे, रिवीजन नहीं करते हैं। अगर रिवीजन करेंगे तो एग्जाम तक सारा टाइम वो रिवीजन पे ही लगा देंगे। आप खुद देखोगे, देखो ये सब कुछ करना है आपको अगले 6 महीने, अगले 1 साल, जब भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखो। सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना है, रिवीजन अच्छे से करना है, कम से कम 1 से 2 बार। ध्यान रखो, रिवीजन कम से बेटा 1 to 2 टाइम हो जाना चाहिए आपके कंप्लीट सिलेबस का। और जब मैंने बोला ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लग रहा होगा कि यार हर 5 साल, मतलब पिछले 5 साल से वहां से क्वेश्चन आ रहा है, उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए मैंने बोला कि हर पॉइंट का, हर स्टेप का अपना एक मतलब है। पहला, सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं है ना, दुनिया की कोई भी ताकत बेटा आपका एग्जाम निकलवा नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे आपका एग्जाम नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एग्जाम को एनालाइज करो, वहां से आइडिया लगेगा क्या पैटर्न है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और ये गलती नहीं करनी है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं, इसको भी अपने हैबिट में लेके आओ, ठीक है। ये एसएसबी के लिए भी आपको हेल्प करेगा। और बेटा ज़्यादा सोर्सेज लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ का एग्जाम निकालना है। तो लिमिटेड आप सोर्सेज के साथ सीखो। और बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, फ्री के चक्कर में पढ़ना भूल जाते हैं।
जो जैसे बता दिया बेटा, देखो मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं ऑफलाइन और जो हमारा कंटेंट होता है, जो ऑनलाइन हमारा कंटेंट होता है, उसमें 50 to 60% का डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिक क्या होता है ना, ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चों का क्लियर हो पाता है। तो जो बच्चे वीक हैं, जिनको बेसिक्स ही नहीं आता, देखो ऑनलाइन में उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जिनके बेसिक्स ठीक है, जिनका इंटेलेक्ट अच्छा है, उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल वीक हैं, जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, या जिनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, उन लोगों के लिए ऑफलाइन बैच बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी बेटा आपके ऊपर है, अपने वीक पॉइंट पे फोकस करो, अपने खुद से बेटा नोट्स बनाओ और अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करो। ध्यान रखना, रिवीजन अच्छे से करो, कम से कम 1 से 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अब जितना मैंने आपको बताया ना, ये आपसे हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी प्रॉपर शेड्यूल, क्योंकि आपका कोई पढ़ाई का एक शेड्यूल है ही नहीं, और इसीलिए आप ये सब कुछ नहीं कर पाते हो। आप रीडिंग नहीं कर पाते हो, आप बेटा सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, आप अपने नोट्स नहीं बना पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका शेड्यूल ही नहीं है। आपका जब मन करा आपने जो है पढ़ लिया, जब मन नहीं करा आपने जो है नहीं पढ़ा। मैंने भी देखा है कि बच्चे, जब हम ऑनलाइन बेटा क्लास लेते हैं ना लाइव, बच्चे बहुत कम आते हैं, 7 8 9 10 बच्चे बाद में देखते हैं वो। लेकिन बाद में आपके डाउट दूर नहीं हो सकते ना, लाइव क्लास में आपके डाउट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे वो। तो ध्यान रखो, आपका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर एक पैटर्न होना चाहिए कि भैया इतने घंटे मुझे मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है, और सीरियस होकर पढ़ना है। भले ही आप उसके बाद एक ब्रेक ले लो, ठीक है, शेड्यूल मान लो आपने 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, आपको लग रहा है कि यार कैपेसिटी हो गई, उसके बाद आप ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद फिर इंग्लिश पढ़ो, जीएस पढ़ो, लेकिन पढ़ना सब कुछ है दिन में। ऐसा नहीं करना है कि आपने सारा टाइम अपने जो है जीएस को ही दे दिया, सारा टाइम आपने इंग्लिश को ही दे दिया, सारा टाइम आपने मैथ्स को ही दे दिया, नहीं करना। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ अच्छे से, ठीक है, शेड्यूल बना के आप अपनी तैयारी को बेहतर करो और सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है, ठीक है। और लास्ट बेटा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इन सब में, उसके बाद, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, आप में से बहुत बच्चे ना तो प्रैक्टिस करते हैं, ना मॉक टेस्ट देते हैं, और ना पास्ट ईयर करते हैं। देखो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इट इज़ नॉट मिस्टेक, इट इज़ अ ब्लंडर जो आप लोग बच्चे करते हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद ना बेटा देखो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और पास्ट ईयर्स करो। मतलब ये सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट लिखा है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, है ना। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं ना पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, उनको अप्लाई करना भी तो सीखना है। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो पहले तो आप इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद फिर क्या करना है आपको? प्रैक्टिस के बाद आपको बेटा मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट से पहले पास्ट ईयर को सोल्व करो। मैं हर वीडियो में, हर जितना बेटा मैं लाइव सेशन लेता हूं, मैं आपको बताता हूं कि पास्ट ईयर की इंपॉर्टेंस क्या है। और इस बार अगर आपने एग्जाम देखा है तो मैंने आपको बताया था कैसे नंबर सिस्टम के पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन आ रखे थे अलग अलग लैंग्वेज की फॉर्म में। तो पास्ट ईयर आप करके जाओ, रिवीजन अच्छे से करो, पास्ट ईयर आप करके जाओ और मॉक टेस्ट दो। अगर इन गलतियों को आपने अवॉइड किया, जो मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में कोई ना कोई गलती बेटा कर रहे हैं, तो ये सारी गलतियां हैं जिनको दिमाग में रखो। इनमें से एक भी गलती आपको नहीं करनी है अगर आपको एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ का एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। तो बेटा ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपनी आप तैयारी को बेहतर करेंगे और कौन कौन सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको सीडीएस और एनडीए एग्जाम निकालने से रोक रही हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं। इन पे काम करना है आप लोगों को, ठीक है।